इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑक्सीजन। यानी जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है कि हम ऑक्सीजन अगर नहीं है तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। सेम इसी तरह से इस पृथ्वी पर अगर अगर हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी जो होती है वो होती है फाइनेंस, यानी कि कैश। तो हम कैश का मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। जैसे हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं कि अगर हमें कि भाई कल ये काम क्या करना है, तो अगर हम वो काम प्लान करते हैं कल का, तभी वो काम कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि आज हमने प्लान किया और कल हमने एग्जीक्यूट किया। सिंपल। तो ऐसे ही जो फाइनेंस है, फाइनेंस में क्या होता है कि जो अभी तक आपको एसेट मिली थी, यानी आपके फादर, आपकी फैमिली या किसी भी फ्रेंड्स, किसी की तरफ से आपको जो एसेट मिली थी, यानी जो फाइनेंस मिला था, उस फाइनेंस को आप यूटिलाइज करते हो अपने ऊपर। और नेक्स्ट क्या होता है, आप नए नए सोर्स बनाते हो अपने कैश के लिए, फाइनेंस के लिए, जिनसे आपकी आगे की ज़िंदगी चलती है। जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया लिखाया, जॉब लगाई, या आपको कोई जॉब या बिजनेस कुछ भी खुलवाया, तैयारी कराई, किसी को कोचिंग करवाया, कुछ भी कराया, तो जो टोटल श्रेय है वो उसमें से माँ बाप का भी है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे, जो अपने फाइनेंस थे, जो उनको या तो पुरानी पीढ़ी में मिले थे या फिर उन्होंने खुद जीरो से लेके कलेक्ट करे थे, तो उस फाइनेंस के आधार पे उन्होंने आपको पाल कर आज की कंडीशन तक पहुंचाया। बट आज के बाद की कंडीशन के लिए हमको क्या है, सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, जिससे हम अपने लिए या अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए फाइनेंस लगाते हैं। ये सेम होता है जैसे कि ट्रीज़, पुराने वाले ज़माने में जिन लोगों ने पेड़ लगाए बड़े बड़े, उन पेड़ों के आम अभी हम खा रहे हैं, बाद में हम लगाएंगे उनके आम, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे रिलेटिव खाएंगे, अदर लोग। तो सीधी सी बात ये है कि हमें जो अभी तक हम हैं वो कैश पे डिपेंड करता है, जो फादर ने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, बट आगे हमें जो बनाना है वो सेल्फ बनाना है। तो आगे के तो जो कैश का मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैश के मैनेजमेंट को सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है बजट बना के। अगर हम किसी भी चीज़ का एक फोरकास्ट बजट बनाते हैं, तो हमारा जो फोरकास्ट बजट है उसके आधार पे ही हम कंट्रोल कर पाएंगे कि क्या एक्टिविटी करनी है। अगर हमारे फोरकास्ट बजट में है कि भाई हमको ये प्लान करना है कंप्लीट, जैसे एक एग्जांपल है, अगर हमको कोचिंग ही करनी है मान लो, तो कोचिंग के लिए क्या ज़रूरत है कि भाई वहाँ भी फीस भरनी है। अब फीस भरनी है तो भाई पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, चलो पापा ला के देंगे। अब आगे आने वाला टाइम है, तो आगे हम कोई भी गोल बनाते हैं अपना, तो उस गोल में हमको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। उन रिसोर्सेज में भी क्या होता है कि फाइनेंस इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्कूल की फीस, कोचिंग, रहना, खाना, कोई भी एक्टिविटी हो दुनिया की, उनमें सब में चाहिए कहीं ना कहीं फाइनेंस। तो फाइनेंस को हम मेंटेन कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं फाइनेंशियल डेटाज द्वारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट द्वारा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट द्वारा। सीधी सीधी कहें तो भाई घर में भी हम क्या करते हैं, एक पेन डायरी द्वारा करते हैं मेंटेन, कि हम एक हिसाब किताब बनाते हैं। हिसाब क्या होता है भैया, कि अभी तक का आया हुआ मनी कितना है, अभी तक का खर्च किया हुआ मनी कितना है, और अभी बचा हुआ पैसा कितना है हमारे जो अकाउंट में है, जिससे हम आगे आने वाले सिस्टम को चला सकते हैं। सिंपल। तो जो बचा हुआ पैसा है, वो बचे हुए पैसे से ही हम आगे आने होने वाले इन्वेस्टमेंटों को कंट्रोल करेंगे। तो बचे हुए पैसे को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो कमाने के लिए सोर्स बढ़ा दो, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा बढ़ा दो, या फिर जो अवेलेबल मौजूद है भैया, यानी खर्चा कम कर लो। तो अब अगर हमें सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने हैं या खर्चा कम करना है, तो अब हम ये किस आधार पर लेते हैं डिसीजन कि भाई कल को हम एक बिजनेस प्लान करें या हम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें, तो वहाँ भी तो हमको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी भी एक फिक्स रकम है। क्योंकि हर लक्ष्य की एक कीमत होती है पाने की। कीमत कैसी होती है, तन मन धन सब कुछ देके ही कोई लक्ष्य मिलता है।
अब जब तन, मन और धन तीनों दे के ही जब कोई लक्ष्य मिलना है, तो वहाँ धन चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए। तो तन और मन तो बहुतों का हो सकता है, पर धन सब पे नहीं हो सकता, या सब पे धन हो सकता है तो तन मन नहीं हो सकता। पर जिसका तीनों है तभी वो सक्सेस हो पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस धन के लिए कि हम बनाते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो सिस्टम। यानी कैश फ्लो सिस्टम क्या होता है कि ये एक उस ट्री की तरह से होता है जो स्टार्टिंग में जीरो होता है और धीरे 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 पर मंथ, पर 6 मंथ, पर ईयर के हिसाब से साल दर साल, साल दर साल ये बढ़ता जाता है कैश फ्लो। ये जो बढ़ता जाता है, फिर इसमें से क्या होगा कि इसमें से हमारे एसेट और लाइबिलिटीज दोनों काउंट होंगे। यानी एसेट में भी हमारी चीज़ें बनेंगी और लाइबिलिटीज भी हमारे ऊपर खड़ी होंगी, पर कैश कहीं ना कहीं चलता रहेगा। तो ये जो तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट डेटा बनाया जाता है उसको कहते हैं बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि जब सबसे पहले हम वो पेड़ लगाते हैं जो स्टार्ट हुआ है, कि जिस दिन से हमने कैश की काउंटिंग स्टार्ट करी, अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उस दिन से लेके और कंटिन्यूअस जिस दिन तक उसका अंत होगा उस पेड़ का। यानी कि पेड़ से एक मतलब है कि हमारा अपना बैलेंस, या अपना कोई कंपनी का बैलेंस, या अपना कोई फैक्ट्री का बैलेंस। तो जिस दिन तक उसका अंत होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये एक बार बैलेंस शीट है जो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। हर बार इसमें हमको वैल्यू डालते जाएंगे, एसेट डालते जाएंगे, लाइबिलिटीज मैनेज करते जाएंगे, नेट प्रॉफिट निकालते जाएंगे, सरप्लस निकालते जाएंगे, फिर अपने इन्वेस्टमेंट निकालते जाएंगे। जिसमें हम कर रहे हैं सारा कुछ मैनेज कर लेंगे। बट ये क्या होगा, एक बार ही बनेगी बस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। दूसरा क्या होता है ऑप्शन हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है, ये टाइम फ्रेम में होता है। टाइम फ्रेम यानी 3 मंथ, 6 मंथ, पर ईयर। ये यानी कि ट्रैक करने का तरीका है कि भाई हमारा एसेट कितना चल रहा है और हमारी लाइबिलिटीज कितनी चल रही हैं। अगर मान लो कोई अनबैलेंस हो रहा है, असंतुलन हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे हमारे उस असंतुलन को कंट्रोल करें। और अगर मान लो हमारा असंतुलन कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारी गाड़ी क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। और अगर मान लो गाड़ी हमारी एसेट की तरफ जा रही है ज़्यादा, बट हमारे पास लाइबिलिटी जो है वो मिनिमम हो गई, अब एसेट मैक्सिमम हो गई और कैश फ्लो बचा नहीं है, तो अभी क्या होने वाला है, कैश क्रंच, तभी संस्था वो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए हमको क्या, तीनों का एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जो कैश फ्लो है तीनों में कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो, तीनों में एक बैलेंस बना के हम अगर कंट्रोल्ड वे से चलेंगे अपने बिजनेस में, फैक्ट्री में, तो हम वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे जिस सफलता की चाह में हम लगे हुए। लाइक एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा था, उसको कोचिंग करने के लिए जाना है। अब बच्चे को जब कोचिंग करने जाना है तो फीस मान लो एल एन की डिसाइड कर दी कि भाई 1,50,000 रुपये लगेंगे सब। अब 1,50,000 फीस चाहिए, फिर पर ईयर का, फीस के बाद रहना, खाना, कपड़े, अदर बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हमारे होंगे, ट्रैवलिंग, आना जाना, अलग से कोई ट्यूशन लेना पड़े। तो ये सारा मिलके क्या है, एक बजट बनाया जाएगा। इस सारे बजट को मिलाकर एक टोटल रकम बनेगी कि भाई एक साल में 2 लाख खर्च होंगे मान लो। तो हमने एक फिक्स रकम लगभग डिसाइड करी कि भाई हमारा एक साल में 2 लाख रुपए होंगे। तो अगर 2 साल में नंबर आएगा तो 2 साल के 4 लाख। फिर एजुकेशन की भी फीस, फिर जिस स्कूल में अगर एडमिशन दिलाएंगे उनकी भी फीस। तो इन सारे को काउंट करेंगे तो एक अप्रॉक्स मनी फोरकास्ट करेंगे हम कि हाँ भाई इतना पैसा लगेगा। तो अगर इतना पैसा हमारे पास लगे तो वो हमें अवेलेबल कैसे होगा भाई, तो उसके भी 2-3 तरीके ही हैं। या तो हमारा पुराना पैसा, या हमारे पास कोई ऐसी मनी जिसे हम लिक्विडेट कर दें, यानी गोल्ड पड़ा है बहुत सारा, गोल्ड को लिक्विडेट कर दिया, बेच दिया, प्लॉट बेच दिया। या फिर हम क्या कर दें, कंटिन्यूस मनी हो, जैसे कोई नौकरी वाले हैं उनका तो हर महीने सैलरी आती है, उसमें से देते रहेंगे ईएमआई। लोन ले लेंगे सरकार से। लोन के लिए भी क्या चाहिए भाई लोगों,
लोन के लिए भी चाहिए कि आपके पास ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिन्हें आप गवर्नमेंट के आगे शो कर सको कि भाई उनकी इतनी वैल्यूएशन है, उसके बदले में हम आपको मनी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी आपकी डिपेंड उसी पे करती है पर कि भाई आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो रिजल्ट क्या है कि ओवरऑल जो गेम है वो कैश का गेम है। तो ये जो बच्चा जिस दिन से कैरियर स्टार्ट मान रहे हैं हम उसका काउंटिंग, उसको कहते हैं बैलेंस शीट। कि अगर मान लो बच्चे ने फर्स्ट क्लास में खर्च हुआ मान लो 1 लाख, सेकंड में 1 लाख, थर्ड में 1 लाख, तो 10 तक पहुंचने में मान लो अगर हमने माना 10 लाख लगे तो वो बैलेंस शीट है और पर ईयर का भी काउंट होगा। अब दूसरा क्या होगा, अगर मान लो 11th के लिए करना है तो हमने कंसिडर कर दिया भाई 11th हमारे लगने 2 lakhs, तो वो 2 lakhs हो जाएंगे। तो वो टोटल चलेगी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा कि हम एक ईयर का देखेंगे कि हाँ भाई जिस क्लास में ये फर्स्ट में था तब कितने लगे थे सन ईयर से लेके इस ईयर के लास्ट तक, यानी 1 अप्रैल से लेके और अगले 30 मार्च तक जो हमारा जो फिक्स टाइम पीरियड है उसमें हमारा भाई कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, यानी एसेट कितनी थी लायबिलिटीज़ कितनी थी ये काउंट करेंगे। तीसरा होता है हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, ये हमारी रियल औकात होती है साहब कि हम पे हैं कितने। अगर हमारे फाइनेंशियल डेटा में बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो उसके बाद भी अब हमारा कैश फ्लो क्या है, हमारी रियल औकात बताएगा भाई अभी अकाउंट में कितने पड़े हैं, इन्वेंट्री कितने की बनी पड़ी है, किसान है तो भाई फसल कितने की भर रही है घर में, बेच दें तो जितने आ जाएं। इन तीनों को ही हम कैश के रूप में मानते हैं कि भाई जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुरंत कैश प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन तीनों का जो बैलेंस है इसके आधार पे ही उस टारगेट को अचीव किया जाता है। अब मान लो किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है भाई, सब कुछ व्यवस्था है, और भाई फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है कोई जिसके ऊपर लोन दे पाए, सरकार सिक्योर करे, रिश्तेदार भी उसी को पैसे देते हैं भाई जिसके पास कुछ ऐसा हो कि भाई उनके पैसे डूबे नहीं चुका पाए। पर्सनल लोन की भी वही कहानी है कि आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि उसके ब्याज पे आपको लोन दे पाए, कुछ ना कुछ इस तरह की एसेट्स वगैरह होनी चाहिए ना। बैंक भी हमसे ज़्यादा ही समझती हैं इन सब चीज़ों को। तो उस कंडीशन में हमारा क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई कैश, मनी, यानी मनी का मैनेजमेंट। तो जो कुछ भी हम टारगेट कंप्लीट करते हैं उसमें हमें मनी को बहुत ढंग से कंट्रोल करना चाहिए, वेस्ट लिमिटेड करना चाहिए, और जितने ज़्यादा हो सके उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, फोरकास्ट करनी चाहिए कि भाई कितना पैसा खर्च होगा, और बाद में उनको चेक करना चाहिए कितना पैसा खर्च हुआ एक्चुअल में, फिर उन दोनों का डिफरेंस क्रिएट देखना चाहिए भाई इतना डिफरेंस आया। तो नेक्स्ट टाइम जब एक्टिविटी करेंगे तो दोनों का वापस डिफरेंस देख लेंगे तो पता लग जाएगा वो कि भाई लमसम इतना लगता है। तो इस आधार पे हम एक साल का फाइनेंस को मैनेज करते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें कोई भी लाइफ में एक्टिविटी करनी हो तो हमें उसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर देना है, उसके बाद एक्टिविटी का कैलकुलेशन करना है। जब ये दोनों मिल जाएंगी, फाइनेंशियल एक्टिविटी प्लस वर्किंग एक्टिविटी प्लस एलिजिबिलिटी प्लस अच्छे टीचर अच्छे कोचिंग, यानी ओवरऑल सब कुछ मिलेगा, तब वो रिजल्ट आएगा जिसका नाम रखा गया है सक्सेस। वैसे तो ये पूरी तरह से एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी कि इसमें कितने सारे लोग हैं। जैसे कहते हैं ना कि चलती तो गोली है पर फेमस तो बंदूक होती है, कि किस पिस्टल ने चलाई है या कितनी बड़ी एलएमजी ने चलाई है या किसने चलाई है। क्योंकि जितनी अच्छी बंदूक होगी वो बंदूक क्या हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है जिसने आपको फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि आप चल सकें, या तो खुद अपने दम पर चलें और या फिर आपके पास कोई बंदूक हो जो आपको चला दे। इसीलिए मित्रों फाइनेंशियल कंडीशनों को संभालो, फाइनेंशियल सिस्टम को संभालो, और इन तीनों के आधार पर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो के आधार पर कंट्रोल करो कि कैसे हमें अपनी बैलेंस शीट
अच्छी करनी है। थैंक यू। सक्सेस लेनी है और अपने बिजनेस को स्टेबल करना है तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सबसे पहले क्या है, कस्टमर सेंट्रिसिटी। अब कस्टमर सेंट्रिसिटी से मतलब क्या है कि कस्टमर हमारा 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने का हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उतने का हमको प्राइस भी डिसाइड करना है कि भाई प्राइस और प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर हमें पता है कि मार्केट हमारा बहुत प्राइस सेंसिटिव है, कंपटीशन ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, पूरी इंडिया में यही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है कि जितना हम प्राइस ले रहे हैं उतना क्वालिटी का प्रोडक्ट मेंटेन होना चाहिए। अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें कंपटीटर से, तो कंपटीटर जो प्रोडक्ट दे रहा है हमको उसमें 20% ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रखनी है और प्राइस 20% कम करना है। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब अगर हम पूरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी कॉस्ट को कंट्रोल रखेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल लेने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को देने तक अगर हम सारा ऑप्टिमाइज रखेंगे तब हम अधिक क्वांटिटी में, जैसे एग्जांपल मान लो हम एक प्लेट पनीर की बनाते हैं जिसको हम 400 रुपये की सेल करते हैं, जिसमें से हमने निकाल लिया कि हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो 200 रुपीज़ है। तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा वो कितना होगा? मान लो 400 रुपये हमने सेल किया, 200 हमारा कॉस्ट है, तो बचे हुए जो 200 है उस 200 में से हमारा क्या किया जाएगा कि बहुत सारे टैक्स कटेंगे हमारे उसमें से। तो इसको हम निकालते कैसे हैं? और हमने इसका टाइम भी फिक्स कर लिया कि भाई 15 मिनट में हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब हमने कैसे निकाला इसका BOM, कि जैसे सबसे पहले मान लो हमें पनीर बनाने में ऑयल लगा, ग्रेवी लगी, पनीर लगा, बटर लगा, क्रीम लगा, प्लेट, एनवायरनमेंट, AC, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट, सुकून, मेकिंग, यूनिट कॉस्ट, मैन पावर, मशीन, मेथड, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, अदर टैक्स, सभी को ऐड करके हमारी टोटल कॉस्ट निकलेगी इक्वल टू प्रोडक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सब का क्वांटिटी भी रख रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी मिलेगी। फिर हम उनका कॉस्ट का भी बजट कर लेंगे कि हमारा कितना कॉस्ट लगा बजट के हिसाब से। इन तीनों को ऐड करके फिर हम देखेंगे टाइम फ्रेम कि भाई कितने टाइम में ये टोटल प्रोसेस हो रही है, क्योंकि हम इससे ये भी पता चल जाएगा कि अगर इतनी क्वांटिटी है तो इतना टाइम लगेगा, अगर हम क्वांटिटी कम ज़्यादा करते हैं तो टाइम कितना कम ज़्यादा होगा। हम लोग 100% ऑप्टिमाइजेशन मेथड के द्वारा टोटल बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखते हैं। यानी हमें करना क्या है, वेस्ट ज़ीरो रखना है, 100% जो कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हमको प्रोडक्ट सप्लाई करना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट हमारा वेस्ट में जाए, क्योंकि वही हमारे प्रॉफिट को माइनस करता है। हमारा मेन पर्पज़ क्या है, कस्टमर को नंबर 1 क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सेकंड, कम से कम प्राइस में मिलना चाहिए, मिनिमम टाइम में मिलना चाहिए। प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ऐसे होनी चाहिए कि कस्टमर का वो ड्रीम प्रोडक्ट बन जाए, यानी जिस प्रोडक्ट को कस्टमर इतनी इमेज दे, इतनी इज्जत दे कि वो उसे पाना ही चाहे हर हालत में। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बहुत अच्छी करनी है। और हमें याद रखना है कि हमारी जो प्रोसेस है वो 100% ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, यानी कि वेस्ट ज़ीरो होना चाहिए। प्रोसेस के बिल्स, टैक्स, रेंट, ये सब मिला के इतना मिनिमम होना चाहिए कि हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमने एक 1 प्लेट पनीर टिक्का बनाया है, तो 1 प्लेट पनीर टिक्का में क्या क्या है, पनीर, बटर, मसाले, ये सब रॉ मटेरियल है। कुकिंग की कॉस्ट आई हमारी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन पावर की कॉस्ट आई, लेबर कॉस्ट। सर्विंग की कॉस्ट आई, शेफ़ ने मिलकर बनाया।
वाटर, अदर चीज़ जो सब मिलके पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। ये सभी मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया जो हाई क्वालिटी का था। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो जो वेरिएबल हमारे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन है, यानी अगर हमने किसी भी वेरिएबल की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर दी तो हमारा जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो जाएगा, यानी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो हमने क्या करा, जैसी कस्टमर की डिमांड उसकी औकात के अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट और प्राइसिंग सबसे पहले डिसाइड कर ली कि भाई हमको ये कस्टमर इस टाइप का है, इसको ये प्राइस का प्रोडक्ट देना है, इतने टाइम में देना है। इन तीनों वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस क्वालिटी, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस क्वालिटी, और जितने भी ये हमने इंग्रेडिएंट यूज़ करे, स्टेक होल्डर बोले हैं, इन सभी की क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइम के अकॉर्डिंग हम टोटल सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एज़ पर कस्टमर। भाई जैसा कस्टमर है वैसा उसको प्रोडक्ट बना के दो। अब इस टोटल सिस्टम को ही बिजनेस का वर्किंग कैपिटल साइकिल कहा जाता है, यानी कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। इसमें 3 चीज़ होती हैं, सबसे पहले कस्टमर है, दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा मनी है। इस सक्सेस मेथड को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सक्सेस स्टोरी बनानी पड़ेगी, सीक्वेंस देखना पड़ेगा ब्रीफ में और डिटेल में। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखते हैं कि भाई मार्केट कितना बड़ा है जिसकी डिमांड है, कस्टमर की डिमांड देखनी पड़ती है। उसके बाद हम एक बिज़नेस प्लान प्रिपेयर करते हैं कि भाई जितना हमारा मार्केट है उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम उसकी कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि भाई किस क्वालिटी का कस्टमर है, उसके हिसाब से किस क्वालिटी का प्रोडक्ट किस प्राइस में बेचना है। फिर हम एग्जीक्यूशन मेथड डिसाइड करते हैं फाइनल, और फिर सक्सेस एक स्टोरी बनाकर, यानी कि उसकी जो प्लानिंग है स्टोरी की, तो प्लानिंग प्लस प्रिपरेशन प्लस रिसोर्सेज मैनेजमेंट तीनों को मिला के फाइनल जो स्टोरी प्रिपेयर करते हैं। तो ग्राउंड पे जब हम एग्जीक्यूटिव्स की सहायता से अपने प्लान को कंप्लीट कराते हैं तो हमको क्या करना है, पहले नाइस एनालिसिस करना है, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन कस्टमर का। फिर क्या करना है, शॉर्ट एनालिसिस करना है, यानी कि हम हमारे जितने कंपटीटर हैं हमारा और उनका एनालिसिस करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई हम कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी उनसे अच्छी हो और क्वांटिटी भी उनसे अच्छी हो और चीप हो, यानी कि उनसे सस्ता पड़े। इसलिए मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, फाइनेंस, बिजनेस ऑपरेशन, प्रोडक्शन सभी मिलकर बिजनेस वर्किंग कैपिटल साइकिल बनाएंगे, जिस बिजनेस वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर हम लास्ट प्रोडक्ट का टोटल सिस्टम का मटेरियल बैलेंस बनाते हैं, यानी कितना हमने रॉ मटेरियल इन किया, फिर उससे कितना प्रोडक्ट आउट हुआ, कॉस्ट कितनी इन करी, कितना रेवेन्यू कमाया सेल्स के बाद प्रोडक्ट को, टाइम देखा कितना इन लगा, कितना टाइम आउट, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बन के किस प्रोसेस से हम बाद में हम क्या करते हैं, इन तीनों के द्वारा ही मटेरियल बैलेंस, कॉस्ट और टाइम तीनों के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके अपने प्रोडक्शन की स्पीड कम ज़्यादा करके फ्यूचर ग्रोथ लेते हैं। 100% सक्सेस बिजनेस मॉडल भी कहते हैं। इसमें स्टार्टिंग में 0 से 100 तक, यानी शुरू से लास्ट तक टोटल प्रोसेस में जाते हैं। फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट टू एंड वर्किंग स्टेप डिसाइड करते हैं, माइलस्टोन डिसाइड करते हैं और लास्ट में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। टोटल सिस्टम की कॉस्ट गूगल से पता कर लेनी है, टोटल ऑपरेशन की कॉस्ट बनानी है कि भाई कैसे कैसे ऑपरेशन करना है, कितनी कितनी कॉस्ट आएगी। बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, यानी कि टोटल मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में स्टेक होल्डर्स में तोड़कर उनकी कॉस्ट निकालनी है, टाइम निकालना है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट से सर्विसिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट सब मिला के फाइनल प्रोडक्ट होता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट को हम बेच के रेवेन्यू कमाते हैं उसी से इन सभी कॉस्टों की भरपाई करनी है। इसे कॉस्ट ब्रेकअप भी कहते हैं, यानी कुछ भी ऐसा बचना नहीं चाहिए हमारा, क्योंकि जो भी मिलेगा हमें पैसे वो प्रोडक्ट को बेचने के बाद ही मिलेंगे जो हमारा हम टोटल प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमें राइट मार्जिन भी डिसाइड करना है अपना, अगर हमारी जितनी कॉस्ट आ रही है
प्लस मार्जिन को जोड़ना है हमको, प्रॉफिट को जोड़ना है, उसके बाद ही प्रोडक्ट की प्राइस करके और लोगों